ये वाले जो नोट्स दिया हूँ, इसको देख के क्या समझ आ रहा है? हाँ, जिला और राज्य गठन कब कब कैसे कैसे हुआ वो हमको देखना है। तो हालांकि हम लोग अभी छत्तीसगढ़ के इतिहास को पूरा पढ़े नहीं है, उसको पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो छत्तीसगढ़ अभी जो हम लोग बोल रहे हैं ना, जैसे ये हमारे भारत में हमारा छत्तीसगढ़ इस प्रकार से यहाँ पर अभी है ना, लेकिन शुरुआत में ये ऐसा नहीं था। छत्तीसगढ़ का सिर्फ ये वाला हिस्सा हमारे पास था, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसी वजह से सरभपुरी राजवंश को हम लोग जब पढ़ते हैं तो संबलपुर को भी साथ में लेते हैं, है ना। संबलपुर बताता हूँ, संबलपुर से इस प्रकार से यहाँ पर मल्हार में उनकी राजधानी थी, फिर यहाँ पर सिरपुर वाले क्षेत्र में उनकी राजधानी थी। ठीक, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ना। तो छत्तीसगढ़ सिर्फ इतना था, और छत्तीसगढ़ भी नाम नहीं था, उसको अलग अलग जो भी नाम अपन देखते हैं, दक्षिण कौशल, ये वो ऐसा टाइप से कौशल वगैरह, है ना। तो ऐसा जो भी नाम था वो सब अपन देख चुके हैं रामायण काल वगैरह में। तो अब ये देखना है कि ये वाला हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में कब जुड़ा है और कैसे जुड़ा है, और दूसरा ऊपर वाला हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में कब जुड़ा और कैसे जुड़ा, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या परिस्थिति आया कि ऊपर नीचे से दो बड़ा बड़ा क्षेत्र हमारे पास आकर के जुड़ गया, इसको देखना है। तो एक तो ये बस्तर वाला जो क्षेत्र है, इसको हम लोग देखते हैं 1778, 1778 में हम लोग देखते हैं कोटपाड़ की संधि हुई थी। इसके बाद ये बस्तर वाला क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में आगे इस प्रकार से जुड़ा है। 1905 में हम लोग देखते हैं बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन होने के बाद ये ऊपर वाला क्षेत्र हमारे पास आकर के इस प्रकार से जुड़ा। मतलब कुछ ये वाला हिस्सा जो है, ये वाले हिस्से को हम हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से लाकर शामिल किए हैं, और ये वाले हिस्से को छत्तीसगढ़ से निकाल करके इस प्रकार से उड़ीसा साइड उधर शामिल कर दिए। ठीक है, तो दो डेट को हमको समझना है। ये तो फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन से 5 क्षेत्र ऐसे हैं, है ना। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार जो अभी बताया था, चांग बखार, ऐसे चांग बखार रियासत है, सरगुजा रियासत है, उदयपुर रियासत है, रायगढ़ वाले क्षेत्र है, हाँ ये जसपुर रियासत है, इस प्रकार से। तो ये 5 रियासत जो कि आकर के हमारे छत्तीसगढ़ में जुड़ेंगे, और इसी प्रकार से यहाँ पर 5 रियासत हमारे पास था, जो हमारे छत्तीसगढ़ से निकल के इस प्रकार से बंगाल प्रांत में ये फिर उड़ीसा वाले क्षेत्र में जाकर के शामिल हो गया। तो ये तो 1905 में हुआ है, लेकिन उससे पहले बस्तर वाला क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार शामिल हुआ है, उसको देखना है। अब देखो ये छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा अगर मैं बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग एक तो ये मानते हैं या तो मराठा, है ना, मराठा, और मराठा से पहले से कलचुरी। ठीक है, तो कलचुरी वंश जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखेंगे रतनपुर का कलचुरी देखेंगे, है ना, रायपुर का कलचुरी देखेंगे, इस प्रकार से, है ना, रतनपुर का, रायपुर का कलचुरी। तो वो लोग शासन कर रहे थे ये वाले क्षेत्र में इस प्रकार से, ये वाला हिस्सा इस प्रकार से, और बाद में फिर मराठा आए, मराठा शासन किए हैं, बाद में फिर अंग्रेजों के अधीन चला गया, ऐसा कुछ है। तो ये बीच वाला क्षेत्र से हमको ज्यादा काम है। तो ये नीचे वाला क्षेत्र कैसे जुड़ा है, ऊपर वाला क्षेत्र कैसे जुड़ा है, वही उसी को हमको समझना है। देखो तो मैं छत्तीसगढ़ का कुछ नीचे वाला हिस्से को इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। इधर छत्तीसगढ़ के ऊपर वाला मतलब सरगुजा संभाग वाले हिस्से को भी मैं छोड़ दिया। ठीक, सिर्फ अभी इधर हम देखेंगे तो इधर कौन शासन कर रहे हैं। अगर मैं मतलब अगर बोलूँ तो मराठा। ठीक है, मराठा अभी हम लोग पढ़े नहीं है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, लेकिन सीधा मैं अभी मराठा का थोड़ा सा इतिहास को यहाँ पर समझाऊंगा, और कैसे कैसे उसको देखेंगे। और नीचे वाले ये वाले हिस्से में काकती शासन कर रहे हैं। ठीक है, कौन है काकती वंश, चालुक्य वंश बोलते हैं, अभी आगे उसको पढ़ेंगे अपन।
तो काकतीय वंश में एक शासक का नाम एक काकतीय या फिर चालुक्य बोलते हैं। इस चालुक्य वंश का एक है ना, चालुक्य वंश का एक हम लोग शासक देखते हैं, दलपत देव। ठीक, क्या नाम है? दलपत देव, है ना। वहां पर नहीं लिखा होगा आपके नोट्स में, ऊपर में से लिख लेंगे। ये दलपत देव के दो पुत्र होते हैं। ठीक है, दलपत देव के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम था अजमेर सिंह, दूसरा का नाम था दरिया देव। ठीक है, इस प्रकार से। तो बस्तर वाले क्षेत्र में अभी जैसे कि हम लोग नल वंश तक पढ़ चुके हैं, बस्तर में नल वंश पढ़े ना। नल वंश के बाद छिंदक नाग वंश आता है, बस्तर का छिंदक नाग वंश। और छिंदक नाग वंश के बाद यहाँ पर क्या आता है? काकतीय वंश आता है। तो वो काकतीय वंश को अपन देखेंगे 1324 ईस्वी के आसपास उसको पढ़ना चालू करते हैं। अभी डेट वेट में नहीं जाना है, उसको इतिहास में देख लेंगे अपन। तो जब काकतीय वंश शासन कर रहा था उस समय, ये दलपत देव जब राजा था तो इसके दो पुत्र हुए, कौन कौन से? अजमेर सिंह और दरिया देव। अब जब ये दलपत देव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, दलपत देव की जब मृत्यु होती है, ये कब से कब तक था दलपत देव, उसको भी लिख लो। 1731 से 1774, है ना। ये 1731 से लेकर के 1774 तक इस प्रकार से दलपत देव शासन किया। अब 1774 में क्या हो जा रही है? दलपत देव की मृत्यु हो जाती है। तो अब ये दोनों को भाई के बीच में युद्ध चालू हो जाएगा। दोनों भाई किसके लिए लड़ेंगे? शासक बनने के लिए लड़ेंगे। ठीक है, काकतीय वंश का ये बस्तर में रह करके साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन शासक बनेगा, इसको लेकर के युद्ध होगा दोनों में। ठीक है, दोनों लड़ना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे होता यह है कि अजमेर सिंह बहुत समझदार होता है, पराक्रमी भी होता है, और लोगों का मतलब लोगों का हितैषी बोल सकते हो। मतलब लोग इसको अच्छे लगते थे, लोग पसंद भी करते थे कि अगला जो शासक बने काकतीय वंश का, वो कौन बने? अजमेर सिंह बने। ठीक है, तो अजमेर सिंह शासक बन जाता है। यहाँ शासक बन जाएगा कौन? अजमेर सिंह, ये शासक बन गया। लेकिन अब दरिया देव तो ऐसे चुप बैठेगा नहीं, उसको किसी न किसी तरीके से क्या चाहिए? पूरा उसको साम्राज्य चाहिए, काकतीय वंश का साम्राज्य अपने अधीन लेना चाहेगा वो। तो दरिया देव क्या करता है? अकेले तो कुछ नहीं कर पाएगा। आसपास के जो लोग हैं, आसपास के लोग में कौन कौन है? एक मराठा दिख रहा है ऊपर, है ना, उससे सहायता मांगेंगे। दरिया देव क्या करेगा? मराठा सहायता मांगेगा। और दूसरा और क्या करते हैं, इधर हम लोग देखते हैं एक जयपुर वाला क्षेत्र है, कालाहांडी वाला क्षेत्र है यहाँ पर, उधर जयपुर रियासत है, जयपुर। तो जयपुर का एक राजा था, जयपुर का राजा विक्रम देव, अभी उसमें लिखा हुआ है, देखना उसको। उसका सहायता लेता है। तो दो लोगों से सहायता ये मांगता है, एक तो यहाँ से और एक तो इधर से। ठीक, कौन सहायता मांग रहा है? दरिया देव। ठीक है, और सहायता मांग के क्या करेगा? इसको मारने का कोशिश ये करेगा। तो मराठा में एक मराठा सेनापति था, मराठा सेनापति त्रयंबक अभिराव। ऐसे त्रयंबक अभिराव सहायता करने के लिए रेडी होता है ना। ये दरिया देव का सहायता करने के लिए तैयार है। और दूसरा ये वाले क्षेत्र में इस प्रकार से एक जयपुर, है ना, जयपुर के एक शासक था विक्रम देव। ठीक है, जयपुर का शासक कौन है? विक्रम देव।
अब होता यह है कि विक्रम देव, जैसे कि भारत को आप देखेंगे ना, भारत को से जब इंडियन हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे तो जो अंग्रेज हैं वो धीरे धीरे अपना जो साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, साम्राज्य अपना विस्तार कर रहे हैं, तो वो लोग आप देखेंगे इधर ये बंगाल वाले क्षेत्र में अंग्रेज अपना फैक्ट्री वगैरह स्थापित कर चुके हैं, है ना, यहाँ पर है। इसके अलावा जो अंग्रेज हैं और इस वाले क्षेत्र में धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करते जा रहे हैं। कुछ ये वाले क्षेत्र भी है ना। तो इस प्रकार से कुछ कुछ भारत के कुछ कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर अंग्रेज अभी कब्जा कर चुके हैं। तो ये वाला हिस्सा भी ऐसा होता है कि जयपुर का राजा जो विक्रम देव है वो भी क्या है, अंग्रेजों के अधीन हो चुका है। मतलब अंग्रेज शासन कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर शासक कौन है, विक्रम देव है, लेकिन ये किसके अधीन है, किसके अंडर है, ये अंग्रेजों के अंडर है। ठीक है, अंग्रेजों के अंडर रह करके यह विक्रम देव शासन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज एक आदमी का नाम है, मतलब अंग्रेज अधिकारी का नाम है, क्या नाम है, अंग्रेज अधिकारी जॉनसन। ये भी क्या करना शुरू कर देता है, सहायता कर देता है, किसका, विक्रम देव। अब विक्रम देव को सहायता मतलब किसको सहायता मिल रहा है, दरियादेव को सहायता मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो दरियादेव दो जगह से सहायता मांगा, एक ऊपर से इधर मराठा छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से, और दूसरा इधर जयपुर का जो क्षेत्र है वो वाले क्षेत्र से, किससे, विक्रम देव और अंग्रेज अधिकारी जॉनसन। ठीक है, तो अब ये दरियादेव क्या करेगा, दोनों साइड से जब सहायता मिला तब आक्रमण कर देगा दोनों साइड से, है ना, इधर से भी आक्रमण करेगा और इधर से भी आक्रमण करेगा। अब आक्रमण किसके ऊपर हुआ, अजमेर सिंह के ऊपर। अब ठीक है, ये तो है। अब इसके पास क्या है, तो इसके साथ में है, इसके साथ थे हलबा जनजाति, वहां जो है हलबा आदिवासी जो वहां पर रहते हैं, वो पूरे के पूरे लोग इसका सहायता किए। ठीक है, अजमेर सिंह का। तो एक साइड अगर देखा जाए तो अजमेर सिंह और कौन है, हलबा, हलबा सेना कह सकते हो या फिर हलबा आदिवासी कह सकते हो। ऐसे जितना भी वहां पर हलबा जनजाति है वो सभी इस प्रकार से सहायता करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर अंग्रेज या फिर मराठों के अधीन अगर हम चले गए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अभी भी विरोध करते हैं, इसीलिए तो वहां पर देखोगे तो नक्सलाइट वाले एरिया में बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि नहीं, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल करके विरोध होते रहता है। तो इस प्रकार से अजमेर सिंह की सहायता कौन करते हैं, हलबा, हलबा सेना। ठीक है, और एक इधर से ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, मराठा आक्रमण करेंगे, इधर से विक्रम देव आक्रमण करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके ऊपर जब दोनों साइड से आक्रमण होगा, और स्वाभाविक सी बात है ये तो हार जाएंगे, है ना, दोनों साइड से उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो इनको हार का सामना करना पड़ता है। अजमेर सिंह को वहां पर, अजमेर सिंह को वहां पर मार दिया जाता है। ठीक, इनकी मृत्यु हो जाती है अजमेर सिंह की। इसके अलावा यहाँ पर जो हलबा सेना है उनको भी बहुत बर्बरता पूर्वक मारा जाता है। ठीक है, हलबा आदिवासियों को बर्बरता पूर्वक मारा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि कुछ ही दो चार लोग वहां पर बच कर निकलते हैं, बाकी सबको मार दिया जाता है। ठीक, तो ये जो इतना जो अभी मैं आपको कहानी सुनाया, ये चला था, कब से चालू होगा, हाँ 1774, जब से दलपत देव की मृत्यु हुई थी तब से चालू हो गया था। 1774 से मतलब चालू होता है, और ये 1778 तक ये चलता है इस प्रकार से। अब इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन शामिल है, हलबा शामिल है ना। इस वजह से इसका नाम पड़ जाता है क्या, हलबा विद्रोह। इसका क्या नाम पड़ जाएगा, हलबा विद्रोह। ठीक है, हलबा विद्रोह, हलबा रिवॉल्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। कब से कब तक चला, 1774 से लेकर के 1778 तक, है ना। वहां 77 भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि जो 78 है, 78 में 6 अप्रैल 1778 को इनका संधि होता है ना, इनके बीच में ट्रिटी होता है, संधि होगा। अब देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया कैसे कैसे क्या क्या हुआ है।
अब देखो, अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई है। अब यहाँ पर कौन है? दरियादेव। तो काकतीय वंश का अगला शासक कौन बन गया है? दरियादेव बन गया है। अब दरियादेव जब जीत गया है और किसके सहायता से जीता है? मराठों और अंग्रेजों के सहायता से जीता है। अंग्रेज या फिर वहां पर जयपुर विक्रम देव है उसके सहायता से जीता है। तो अब होगा क्या कि ये दरियादेव और एक मराठों के बीच में एक संधि होगा, एक ट्रीटी होगा, यहाँ पर ट्रीटी साइन करेंगे। और जहां पर बैठ कर करते हैं, जहां पर वो संधि जो मतलब हस्ताक्षर जहां पर करते हैं, वो जगह का नाम था कोटपाड़। कौन सा जगह था? कोटपाड़ नामक जगह पे, कोटपाड़ नामक एक जगह है। यहाँ पर बैठ करके लोग, ये जो संधि है ये होता है 6 अप्रैल 1778 को। ठीक है, कोटपाड़ वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला कुछ क्षेत्र है ऐसे इधर। ठीक है, इधर का कुछ ऐसा क्षेत्र है जो कि कोटपाड़ कहलाता था। तो वही कोटपाड़ में बैठकर इस प्रकार से संधि हुआ था, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? कोटपाड़ की संधि, है ना, कोटपाड़ की संधि। तो इसमें देखा जाए तो किसके किसके बीच में हो रहा है? एक दरियादेव है और इधर कौन है? एक मराठा है। ठीक है, मराठों के बीच में हो, और दूसरा यहाँ पर कौन है? हाँ, अंग्रेज और विक्रम देव, है ना, जयपुर के शासक जो विक्रम देव हो। ये ऐसे। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि विक्रम देव को चाहिए था कोटपाड़ वाला क्षेत्र। ठीक है, कोटपाड़ वाला जो क्षेत्र है ना, इसको विक्रम देव को चाहिए था। अभी किसके किसके अधीन था? ये काकतीय वंश के पास था। इधर इस प्रकार से काकतीय वंश फैलाकर बैठा हुआ था। अब यहाँ पर ये कोटपाड़ वाला परगना जो क्षेत्र था, इसको ये किसको मिल जाता है? विक्रम देव को मिल जाएगा। ठीक है, इस संधि के माध्यम से यहाँ पर दरियादेव क्या कर देता है? विक्रम देव को क्या देगा? कोटपाड़ का परगना को दे देगा, है ना। कोटपाड़ का जो परगना है, कोटपाड़ का जो परगना है, किसको प्राप्त हुआ? किसको प्राप्त हुआ? विक्रम देव को प्राप्त हुआ। अब मराठों को क्या प्राप्त हुआ? 65,000 टकोली। टकोली मतलब टैक्स, है ना, नजराना बोलते हैं या फिर टकोली बोलते हैं। प्रति वर्ष, सिर्फ एक बार नहीं, कितने बार? प्रति वर्ष ये। तो कोटपाड़ की संधि जो होता है 6 अप्रैल 1778 को। ठीक है, डेट को याद रखेंगे, कई बार एग्जाम आया हुआ है। तो इसमें जो मराठा है, मराठा मतलब जो भोसला है, ठीक है, मराठों को ही क्या बोलते हैं? हाँ, मराठों को ही यहाँ पर भोसला बोलते हैं ना। ऐसे मतलब हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जो मराठा थे उसको क्या बोला जाता था? भोसला कहा जाता था। तो ये जो भोसला है या फिर जो मराठा राजा है, उनको क्या मिल गया? प्रतिवर्ष 59,000 टकोली मिल गया, है ना, नजराना मिल गया, नजराना या फिर टकोली। और दूसरा, जयपुर का जो राजा है कौन? विक्रम देव, उसको क्या मिल गया? कोटपाड़ का परगना मिल गया। ठीक है, ये दो चीज यहाँ पर होता है। तो अब इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला जो क्षेत्र है, काकतीय वंश का जो क्षेत्र है या फिर जो बस्तर वाला क्षेत्र है, वो अब यहाँ पर करद राज्य बन चुका है। करद मतलब कि हर साल वो कर दे रहा है, टैक्स पटा रहा है ना, हर साल टैक्स पटा रहे हैं ना, इतना हजार टैक्स हर साल पटाना पड़ेगा इसको। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र अब स्वतंत्र नहीं रहा, किसके अधीन चला गया है वो? मराठा। ठीक है, मराठा पूरा कंट्रोल करेंगे इसको, काकतीय वंश को। हालांकि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब ऐसा होता है कुछ समय तक टैक्स वगैरह पटाते हैं, फिर नहीं देते हैं, फिर और युद्ध वगैरह जो भी चीजें होते रहता है बीच बीच में, है ना, ऐसा टाइप का है। चलो, तो ये हुआ यहाँ पर क्या? मराठा किसके अधीन चले गए हैं? सॉरी, मराठा के अधीन कौन चले गए हैं? दरियादल चले गए हैं, काकतीय वंश चला गया है। अब देखो, इतना ये हुआ। तो अभी मैं आपको क्या समझा रहा था कि छत्तीसगढ़ जो है, इस प्रकार से हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ऊपर वाले हिस्से तक तो छोड़ दो, कोई काम नहीं उसका, है ना। बीच वाले हिस्से में यहाँ पर भोसला शासन कर रहे हैं, मतलब कि मराठा है।
यही हमारा छत्तीसगढ़ कहलाता था, ये मैं बोला हूँ। नीचे वाला बस्तर वाला क्षेत्र है, तो बस्तर वाला क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में जाकर के इस प्रकार से कब जुड़ा है अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? 1778 में। ठीक, ऐसा हुआ। किसके माध्यम से हुआ है यहाँ पर? कोटपाड़ की संधि। इसके माध्यम से। चलो, अब इस प्रकार से यहाँ पर जो मराठा है वो शासन करते रहेंगे। अब मराठा शासन करते हैं और 11 दिसंबर 1853 को जो अंतिम जो मराठा या फिर जो भोसला शासक है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब हो जाता है? 11 दिसंबर 1853 को। और आपको पता होगा कि 1857 का क्रांति, डलहौजी का हड़प नीति, सुना है नहीं? है ना? तो इसी समय चल रहा था। 1853 को क्या हो जा रहा है? किसका मृत्यु हो जा रहा है? हाँ, भोसला शासक रघुजी तृतीय, रघुजी थर्ड की क्या हो जा रही है? मृत्यु हो जा रही है। और जब मृत्यु हो जाता है तो क्या करेंगे? अंग्रेज क्या करते हैं? पूरे मराठा साम्राज्य को हड़प नीति के तहत क्या कर लेंगे? हड़प लेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा अब ये वाला क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों का दिन चला जाएगा। किसके दिन चला जाएगा? अंग्रेजों का दिन चला जाएगा। पूरा घूम गया क्या? क्या का कहानी बता दिए, कैसे कैसे कर दिए, स्टोरी समझ में आया कि नहीं आया? है ना? ऐसा नहीं लगा कि कहाँ से बीच से उठा के पढ़ा दिए सर। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाहता था कि 1853 पहुंचते पहुंचते ये जो छत्तीसगढ़ का नीचे वाला हिस्सा, मतलब बस्तर वाला हिस्सा और बीच वाला जो हिस्सा है, ये मराठों से किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास चला गया। अब पूरा छत्तीसगढ़ में देखे तो कंट्रोल कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। ठीक है, 1853 के बाद। तो 1853, 11 दिसंबर, देखो ये 53 का लास्ट चल रहा है, मतलब दिसंबर चल रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 54 आएगा, है ना? 1854 आ जाएगा। तो 1854 जो आएगा, यहाँ से हमको अब आगे जब देखेंगे तो वहां पर कौन रहेंगे? अंग्रेज रहेंगे। और अंग्रेज रहेंगे मतलब कि अपने तरीके से कंट्रोल करेंगे, अपने तरीके से प्रशासन को संभालेंगे। तो यहाँ पर एक डेट और लिखा हुआ है, 13 मार्च 1854। इस डेट में क्या होता है? डलहौजी का हड़प नीति जानते हैं ना? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। इस हड़प नीति के माध्यम से पूरा हमारा छत्तीसगढ़ किसके कंट्रोल में आ गया? अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक है, चलो अब अंग्रेज अपने हिसाब से क्या करेंगे? प्रशासन करेंगे, शासन करेंगे। देखिए, तो अपने हिसाब से लोग शासन करना चालू करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा छत्तीसगढ़ में भी हम सिर्फ देखेंगे तो हमको ये वाला हिस्से को ध्यान देना है ना? ये हमारे छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, कुछ हिस्से इस प्रकार से बस्तर वाला हिस्सा, और बाकी इस प्रकार से इधर जो मध्य प्रांत वगैरह भी देखेंगे, मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है ये इधर इस प्रकार से ये ऐसा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अंग्रेज अब क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ के प्रशासन को संभालेंगे। अब लास्ट में जब देखते हैं ना हम लोग, जब मराठा पढ़ेंगे तो मराठा में देखेंगे लास्ट में एक होता है गोपाल राव। ये गोपाल राव नाम का एक जिलेदार था, है ना? गोपाल राव।
रघुजी तृतीय जो थे वो नागपुर में बैठे हुए थे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ कौन संभाल रहे थे? गोपाल राव। ये मराठा है, ठीक है, मराठा मतलब जो भोसले थे ना, उसी के एक जिलेदार थे, ये हमारे छत्तीसगढ़ को संभाल रहे थे। तो अब ये क्या करेंगे, अब अंग्रेजों का अधीन हमारा छत्तीसगढ़ चला गया, तो छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है उसको किसको सौंप दिया जाएगा? अंग्रेजों को, ठीक है। और कौन सौंपेगा? गोपाल राव देगा। मतलब यहाँ पर इसको अभी पूरा छत्तीसगढ़ को संभाल रहा था अकेले कौन? जिलेदार गोपाल राव, ठीक है, जिलेदार गोपाल राव संभाल रहा था। अब ये क्या करेगा? प्रशासन को सौंपेगा, किसको सौंपेगा? अंग्रेजों को देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करता है चार्ल्स इलियट, चार्ल्स इलियट को क्या करेगा? ये प्रशासन को सौंपेगा। तो ये जो चार्ल्स इलियट है, ये चार्ल्स इलियट हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनता है। क्या बनता है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया ना। हमारे छत्तीसगढ़ का फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर कौन है? प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन है? चार्ल्स इलियट, ठीक। और ये जो गोपाल राव है, चार्ल्स इलियट को छत्तीसगढ़ का कमांड इस प्रकार से सौंपा, ये दिया गया था 1 फरवरी 1855 में, ठीक है। इस डेट को इस प्रकार से गोपाल राव ने क्या किया, चार्ल्स इलियट को सौंप दिया छत्तीसगढ़ के पूरे प्रशासन को, और प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनकर के छत्तीसगढ़ में आकर के प्रशासन को संभालेगा। तो ये डिप्टी कमिश्नर है, छत्तीसगढ़ को संभाल रहे हैं। लेकिन अगर नागपुर वाले हिस्से में अगर बात करेंगे, नागपुर वाले क्षेत्र में इस प्रकार से कमिश्नर थे, ठीक है, कमिश्नर। ये डिप्टी कमिश्नर छत्तीसगढ़ संभाल, लेकिन पूरे नागपुर वाले क्षेत्र में क्या कमिश्नर रहेंगे? जैसे कि मराठा थे ना, मराठा में रघुजी तृतीय यहाँ पर नागपुर में बैठा था, और गोपाल राव छत्तीसगढ़ को संभाल रहा था। इसी प्रकार से अंग्रेजों में क्या करेंगे, यहाँ पर कमिश्नर को बिठाएंगे, और यहाँ पर कौन बैठेगा? डिप्टी कमिश्नर बैठेगा। तो डिप्टी कमिश्नर इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ को संभाल रहा है। और यहाँ पर बैठ करके जो कमिश्नर है ना, कमिश्नर का नाम है मेंशन। देखो क्या नाम लिखा हुआ है, मेंसल, ठीक है, मिस्टर मेंसल। तो मिस्टर मेंसल यहाँ पर बैठेगा नागपुर में, है ना। ये मिस्टर मेंसल नागपुर में बैठेगा, और ये पूरे इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र को कंट्रोल करेगा। और यहाँ पर छोटे वाले हिस्से में यहाँ पर कौन है? हाँ, डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट, इलियट, ठीक है। ये दो नाम को ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से ये चीजें आगे बढ़ी 1855 के आसपास, ठीक है। 55 के बाद 56, 57, 58, 59, 60, इस समय तक ऐसा ही चलता रहता है। अब आता है क्या 1861, ठीक। क्या आता है 1861 आता है। 1861 को देखो डेट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 नवंबर, है ना। क्या लिखा है, 2 नवंबर 1861 को क्या किया गया है? मध्य प्रांत, मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस, मतलब कि मध्य प्रांत का गठन किया गया, ठीक। मध्य प्रांत का गठन किया गया। ये मध्य वाला क्षेत्र है ना भारत में, इसको क्या बोल दिया गया? मध्य प्रांत बोला गया, ठीक है। तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ है पूछा जाएगा, तो क्या बोलोगे? हाँ, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ। अब ये जो मध्य प्रांत बनाया गया था, इसमें बहुत सारे अंदर में जिले भी रहेंगे। इस प्रकार छोटा छोटा क्या रहेगा, जिला बनाया जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में 3 जिले बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बताओ कौन कौन जिला है? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, ठीक है। इधर ये बिलासपुर, इधर ये रायपुर, और इधर ये संबलपुर। तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले हैं। छत्तीसगढ़ अभी मध्य प्रांत में शामिल है, और छत्तीसगढ़ के अंदर कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अब उसके बाद 1 साल बाद क्या होता है, 1862 में, 1862 में छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बना देते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ अभी संभाग नहीं था, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्या कर देंगे,
एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया जाएगा। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को एक संभाग बनाया जाएगा। और सिर्फ एक संभाग नहीं ना, कितने संभाग बनते हैं? 5 संभाग बनते हैं। तो एक संभाग हमारा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, है ना। एक संभाग इस प्रकार से नागपुर वाला क्षेत्र रहेगा, 5 तो संभाग है उसमें। एक गोदावरी तालुका है, इस प्रकार से कहीं पर गोदावरी तालुका है ना। एक जबलपुर वाला क्षेत्र इस प्रकार से है, और एक सागर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इधर कहीं पर इस प्रकार सागर बना लो या फिर कहीं पर भी होगा वो। तो 5 तो संभाग इस प्रकार से बनाया गया। 5 संभाग में एक हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ है। और कब बना है? हाँ, छत्तीसगढ़ एक संभाग बन गया, मतलब एक डिवीजन बन गया। ठीक है, तो 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जो हमारा जो छत्तीसगढ़ संभाग है, छत्तीसगढ़ जो संभाग है, छत्तीसगढ़ जो डिवीजन है, इसमें कौन कौन से जिले हैं अभी? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जो है वो कब बना था? 61 में बना है ना, 61 में बना है वो। अब संबलपुर तो आगे चलकर निकल जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट क्या लिखा है, इस तरह छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना जिसका मुख्यालय क्या है? रायपुर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ अब संभाग बन चुका है। यहाँ तक हम लोग संभाग देख लिए। अब इसको आप ये कह सकते हो, इसका मुख्यालय क्या बोल रहे हैं? रायपुर है। अभी वर्तमान में कितने संभाग हमारे छत्तीसगढ़ में, कितने डिवीजन है? 5। एक डिवीजन अभी यहाँ तक बन चुका है। 1862 में हमारे छत्तीसगढ़ में कितना डिवीजन था, कितना संभाग था? तो क्या बोलोगे? एक संभाग था, कौन सा था? रायपुर था। अभी बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर ये सब नहीं बना है। एक संभाग अभी 1862 तक ये बना। चलो यहाँ तक ये कहानी हुआ। अब इसके बाद होता है बंगाल विभाजन। अब जैसा है वैसे ही चलता रहेगा ना, जो भी चीजें हैं जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन अब 1905 की घटना, जैसे कि हमारा ये भारत है, ये मध्य प्रांत है, इस मध्य प्रांत में हमारा छत्तीसगढ़ है कि नहीं? इस छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? कौन कौन सा? संबलपुर। और बाकी नीचे वाला जो बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि बस्तर वाला क्षेत्र है, वहां पर भी छोटा मोटा राजा महाराजा है, लेकिन किसके अधीन है वो? अंग्रेजों के अधीन है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर देखा है तो अंग्रेज यहाँ पर यही 3 क्षेत्र है, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर, ये वाले क्षेत्र में है, ऐसा कुछ है। लेकिन अब होता क्या है, बंगाल का विभाजन होगा। ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये इस प्रकार से बंगाल वाला क्षेत्र है। इस बंगाल का विभाजन 2 भाग में बढ़ जाएगा ऐसे, है ना, बंगाल विभाजन होगा। तो इसमें होता क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, हमारे छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा मतलब कौन सा वाला हिस्सा? ये संबलपुर वाला हिस्सा, इसको निकाल के कहाँ डाल देंगे? बंगाल में, है ना। मतलब बंगाल प्रांत में, मतलब उड़ीसा वाले क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। और इस बंगाल प्रांत का कुछ हिस्सा को हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल कर देंगे। ठीक है, ये कब हो रहा है? 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन में ऐसा हुआ। तो इसमें हुआ क्या, हमारे छत्तीसगढ़ का ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है ये? संबलपुर। ये इस प्रकार से इधर गया, और छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सा ऊपर से इस प्रकार से हमारे इस प्रकार से यहाँ से आया, है ना, शामिल हुआ। तो जो शामिल हुआ है वो हिस्सा कौन कौन सा है, इसको हमको याद रखना है। इसको याद नहीं रखोगे चलेगा, नाम सबका लिखा हुआ है। ठीक है, चांग बखार है ना। हाँ, देखो, चांग बखार की पहाड़ी अभी पढ़े कि नहीं पढ़े? चांग बखार वाला हिस्सा इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में आया। कोरिया वाला हिस्सा इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में आया। ये सभी रियासत हैं इस प्रकार से। कोरिया, सरगुजा वाला हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में आएगा, है ना, ये सरगुजा। इसके अलावा एक उदयपुर है, और एक और क्या है? जसपुर है ना। रायगढ़ वाला कुछ हिस्सा है, उदयपुर के अंतर्गत आता है, रायगढ़ के ऊपर वाला हिस्सा।
और सरगुजा वाला हिस्सा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा कुछ ये हुआ है। संबलपुर में जो भी था, संबलपुर में कौन कौन सा क्षेत्र था जो कि इससे निकल करके बंगाल प्रांत में शामिल हुआ? देखो कौन कौन सा है, क्या है? आप लोग ना इसको ले लो, इसको पियो। नहीं, इधर पढ़ा रहा हूँ उसमें ध्यान नहीं है, इधर पानी कहाँ से भर के लाई है, पानी गंदा है कि साफ है? बंगाल प्रांत से कौन कौन सा हिस्सा है जो हमारे छत्तीसगढ़ में आकर जुड़ा है? चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर। इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में जो संबलपुर था, इस संबलपुर में कौन कौन सा प्रांत था जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से निकाल के इधर उसको बंगाल प्रांत में शामिल किए हैं? कौन कौन सा था देखो? बामरा है, ठीक है, क्या है? एक ऐसे ये बामरा है ना, और क्या है? रायरा खोल है ना, इस प्रकार से ये रायरा खोल है, और क्या? सोनपुर है ना, देख लेना इसमें मैप में कहाँ कहाँ पे है, उसको एग्जैक्ट आप लोग बना लेना। और क्या है? एक पटना है, और क्या है? एक कालाहांडी, एक कालाहांडी, इस प्रकार से। तो 5 क्षेत्र ऐसा था जो कि क्या हो गया, हमारे छत्तीसगढ़ से निकल के कहाँ गया? बंगाल प्रांत में गया, और 5 हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस समय, किस समय, 1905 में हमारे छत्तीसगढ़ में कितने तो जिले बचे? एक तो यहाँ पर बिलासपुर जिला है, और दूसरा यहाँ पर क्या है? जिला है, और बाकी ये सब तो रियासत है। उदयपुर का रियासत है ना, यहाँ पर छोटे मोटे राजा महाराजा थे ना। लास्ट में देखेंगे अंग्रेज जब मतलब जाते हैं ना, हमारा देश आजाद होता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 14 ठो रियासत रहता है, यही सब छोटे छोटे रियासत। यहाँ पर है चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, ये ऐसा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के नीचे में इस प्रकार से इधर देखेंगे, इधर भी छोटा छोटा इस प्रकार से रियासत रहेंगे। मतलब जो राजा महाराजा हैं वहां पर अंग्रेज डायरेक्ट वहां पर शासन नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट तरीके से शासन कर रहे हैं, उनके कंट्रोल में है लेकिन इनडायरेक्ट है, अपने हिसाब से लोग शासन चला रहे हैं। इधर वाले भी क्षेत्र में देखेंगे, है ना, राजनांदगांव वाले क्षेत्र में राजनांदगांव रियासत वगैरह अपन देखते हैं। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो हमारे पास कितना जिला बच गया? कितने बचे हैं, कितने जिले हैं? 2 जिले, कौन कौन से? बिलासपुर और रायपुर। संबलपुर तो एक साल बाद क्या कर देते हैं, 1906 में यहाँ पर ये वाले हिस्से को अपन, है ना, दुर्ग जिला बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कब बनाते हैं? 1900, ठीक है, 1906 में क्या बन गया? दुर्ग बन गया। तो अब हमारे पास जिले कितने बचे? 3 ठो, ठीक है, पहले भी 3 थे और अभी भी 3 है, जस्ट एक साल बाद ऐसा हो गया, दुर्ग बन गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1961 में कितने ठो जिले थे, मतलब कितने जिले बने हैं? 3 बने थे, है ना। और 1900 सॉरी 1961 नहीं, 1861 वहां पर देखे थे क्या? 1861 मध्य प्रांत वगैरह बना था, उस समय हम जिले वगैरह का गठन जब देखे थे तो 3 था, 3 था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1906 में हमारे पास अभी भी कितना है? 3 है। चलो, तो ये 30 प्रकार से 3 ठो हैं, और 3 अभी रहेंगे। अब तक कब तक रहेंगे? जब तक अंग्रेज यहाँ से नहीं चले जाते हैं। जब हमारा देश आजाद हो जाता है, कब होता है आजाद? ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जितने भी छोटे मोटे राजा महाराजा इधर बैठे हुए हैं ना, सबके रियासत को तोड़ मरोड़ के छत्तीसगढ़ में शामिल करते हैं। अब कोई ऐसा रियासत नहीं रहेगा, सीधा सीधा हम इसको बना देंगे, कोई जिला बनाएंगे, है ना। तो अब 1948 में, 1948 में देखते हैं ये वाला जो हिस्सा है, इसको 2 जिले बनाएंगे, एक तो सरगुजा बना देंगे और दूसरा यहाँ पर रायगढ़ बना देंगे। 1948 में यहाँ पर जब हमारा देश आजाद हो जाता है 1947 में, तो 48 में एक क्या बना देंगे? हाँ, एक सरगुजा को बनाएंगे और दूसरा यहाँ पर क्या बनाएंगे? रायगढ़ को बनाएंगे। 1948, 1948 में यहाँ पर नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बस्तर, ठीक है, बस्तर को भी क्या कर देते हैं 1948 में एक ठो जिला बना देंगे, ठीक।
अब बताओ कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जिले हैं? 1948 में कितना हुआ? ठीक। हाँ मतलब यहाँ पर 1948 में कितना बना? 3 ठो बना है। और पहले कितने थे? ठीक, 3। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 6 हो गए। अब ये रहेगा 1973 तक ऐसा ही रहेगा ये, है ना। 1973 तक ऐसा ही रहेगा जैसा अभी दिख रहा है ना। ऊपर में देखोगे तो यहाँ पर 1 2 मतलब रायगढ़ है, सरगुजा है, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। ये 1948 से चलता रहेगा, मतलब देश आजाद होने के बाद ऐसा कुछ हुआ और 1973 तक चलेगा ये। कब तक चलेगा? हाँ 1973 तक ये ऐसा ही रहेगा। और 1973 में जाकर यहाँ पर दुर्ग को 2 भाग में बांट देते हैं। एक बन जाता है राजनांदगांव और एक बन जाता है क्या? तो दुर्ग तो पहले से है, इधर मतलब राजनांदगांव बन जाएगा। 1973 में क्या बनेगा? राजनांदगांव बनेगा। लेकिन देखो इससे पहले भी एक चीज और होता है। शुरुआत में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय ये जो ये वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है, कुछ कुछ क्षेत्र और शामिल है, उसको हम मध्य प्रांत बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? मध्य प्रांत। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस बोल रहे थे। तो ये मध्य प्रांत कहला रहा था। 1956 में ये मध्य प्रांत से कहला जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, 1956 में क्या होता है? मध्य प्रांत से क्या कहलाएगा? मध्य प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है बीच में, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। लिखा है कि नहीं? छोटा सा देखो यहाँ पे मैप में। 1 नवंबर 1956 इस दिन हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी तक हम इसको मध्य प्रांत बोल रहे थे, अब क्या बोलेंगे इसको? मध्य प्रदेश बोलेंगे। और मध्य प्रदेश में हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है ना। मध्य प्रदेश में हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और ये मतलब मध्य प्रदेश है, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग कब होते हैं? मतलब छत्तीसगढ़ अलग कब होता है मध्य प्रदेश से? ठीक, सन 2000 को। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो 1 नवंबर 56 से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश कहला, इसी में हमारा छत्तीसगढ़ है। अब सन 2000 में पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? अलग होगा, हमारा छत्तीसगढ़ अलग होगा। तो अब यहाँ पर ये कह सकते हो, देखो ये इस प्रकार से हुआ। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखना कि 1956 में ही हमारे छत्तीसगढ़ में एक संभाग बनता है। क्या बनता है? बिलासपुर संभाग बन जाता है। अभी तक हमारे पास जो संभाग है, डिवीजन है, कितने थे? एक था। कौन सा था? रायपुर था। ठीक, कब बना था? 1862 में बना था। ठीक है, रायपुर बना था, छत्तीसगढ़ संभाग बना था, मुख्यालय रायपुर था, मतलब कि रायपुर है। तो अब रायपुर बना था और दूसरा यहाँ पर संभाग हमको क्या मिल गया? बिलासपुर मिल गया। ठीक, तो हमारे पास 2 संभाग हो चुके हैं। और अभी जिले की संख्या अभी भी कितने हैं? 6 है ना। 73 में पहुंचेंगे, 73 में पहुंचेंगे, तब कहीं जाकर के जिले एक बढ़ जाएगा, 7 होगा। लेकिन अभी हम कहाँ पे हैं? 56 में है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जब मध्य प्रदेश बना, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 6 थी। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। इसी प्रकार से जब देखेंगे हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जब अलग होगा तो हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 16 हो जाए, 16 रहेंगी उस समय। अभी कितना है हमारे पास? मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो 6 है, जब छत्तीसगढ़ बनेगा तो उस समय 16 रहेगा। ठीक है, अभी बीच में आएगा, देखना वो। तो मैं क्या बोला था कि 1973 में राजनांदगांव जिला बन जाएगा, है ना। राजनांदगांव का जिला बनाए, कैसे बनाएंगे? यहाँ पर दुर्ग को 2 भाग में बांट देंगे, ऐसे बीच से बटेगा। इधर वाला हिस्सा राजनांदगांव कहलाएगा, इधर वाला हिस्सा क्या रहेगा? दुर्ग रहेगा। दुर्ग तो कब बन चुका है? 1906 में बन चुका है
है ना। तो दुर्ग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1973 में अगर पूछा है तो क्या बोलोगे? राजनांदगांव। ठीक है, 1973 में क्या बन गया? राजनांदगांव बन गया। अब 73 के बाद अगर हम देखते हैं तो 1981 में 1981 में अपन देखते हैं एक संभाग और बन जाता है। कौन सा संभाग बनता है? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग बन गया। ठीक है, क्या बन गया? बस्तर संभाग बन गया। अब देखो संभाग कितने हमारे पास, डिवीजन कितने हुए? 3 हो गए। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। कितने जिले हैं अभी तक? 7। ठीक। कौन कौन सा? सरगुजा है, रायगढ़ है, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर और यहाँ पर राजनांदगांव और दुर्ग। ठीक है, राजनांदगांव भी 1973 में बना है। दुर्ग कब बना? 1906 में। ये और ये कब बना था? 1948 में। ठीक है, 1948 में। और यहाँ पर बिलासपुर और रायपुर कब बना था? 1861 है कि 62 है? देखो ध्यान से, 61। ठीक है, 61 में जिले बन गए थे, संभाग का दर्जा दिया गया था 62 में। ठीक है, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट वहां पर फंसा देगा ना सीजीपीएससी। इतना खाने का हलवा नहीं है। चलो, तो यहाँ तक 1861 62 सॉरी 1881 तक के समझ में आ गया। यहाँ पर क्या बन गया? बस्तर संभाग बन गया है। अब यहाँ पर 1998 में सन 2000 अभी आने वाला है। 2000 हमारे छत्तीसगढ़ क्या होगा? मध्य प्रदेश से अलग होगा। तो 98 में हम देखते हैं 9 जिले का गठन होगा। क्या होगा? 9 जिलों का गठन। इस प्रकार से 9 जिले बनते हैं। अभी तक एक साथ इतना सारा जिला कभी नहीं बनाए थे। एक दो ऐसा बन रहा था। बनते बनते हमारे पास कितना हुआ था अभी तक? सिर्फ 7 हुए थे। अब यहाँ पर 9 बन जाएगा। 9 और 7 को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो हमारे पास कुल जिलों की संख्या कितना हो जाएंगे? 16। और 16 होने के बाद 2 साल बाद क्या हो जाएगा? हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में बोला था कि मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ अलग होगा तो कितने जिले रहेंगे? 16। ठीक, एग्जाम में ये आया हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो 9 जिले बनते हैं। अब 9 जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या है। कोरिया है, कोरबा है, जसपुर है, जांजगीर चांपा है, कवर्धा है, महासमुंद है ना, धमतरी है, कांकेर है, दंतेवाड़ा है। ऐसा है। कवर्धा को आप ध्यान से देखोगे तो कवर्धा में बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, दिखा है ना, बीच में एक लाइन खींचा है। इसका मतलब यह है कि जो कवर्धा है वो देखेंगे तो कुछ हिस्सा ऊपर से लिया गया है, मुंगेली साइड से लिया गया है, और कुछ हिस्सा नीचे साइड से लिया गया है, मतलब कि राजनांदगांव साइड से लिया गया है। ऐसा है कि नहीं? उसको दर्शा रहे, फिलहाल वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो 9 जिले बने हैं, कब बने? 1998 में। इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको नाम याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, जज का दम। जज क्या करता है? हमेशा धमकाता रहता है कि नहीं? तो जज का दम क्या हो रहता है? धमकाना। ठीक है, जज का दम धम, धमकाना। धम मतलब धमकाना। जज का दम क्या रहता है? धमकाना। ऐसे अभी आएगा ना, इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, जज क्या है? जांजगीर चांपा हो गया। जस क्या रहेगा? जसपुर। यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर आएगा ना, 4 नाम आएगा। कोरिया, कमरधा, कांकेर, है कि नहीं? और एक और क्या है कैसे? कोरबा। क वाले में हमारे छत्तीसगढ़ में 5 ठो हम जिलों को देखते हैं जिसमें कोंडागांव यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ कोंडागांव है क्या? नहीं है। ठीक है, कोंडागांव बाद में बनेगा। तो कोंडागांव को छोड़ करके बाकी यहाँ पर क्या, कोरिया, कमरधा, कांकेर, कोरबा, ये सब इस प्रकार से कब बना है? 1998 में बना है। और 10 से क्या रहेगा? हाँ,
नहीं, द से क्या रहेगा? दंतेवाड़ा। म से क्या रहेगा? हाँ महासमुंद है, महासमुंद, हाँ महासमुंद है। मुंगेली नहीं बोल देना, ठीक है, क्योंकि मूंग अभी आएगा। मूंग को सुबह सुखा वाला एक और कहानी आएगा, उसमें देखेंगे। ये महासमुंद है। धम से क्या रहेगा? धमतरी। तो ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सब इधर का याद हो जाएगा। 62 में पूछेगा तो बता दोगे, 61 में पूछेगा तो बता दोगे, रायपुर बिलासपुर बोल दोगे। 73 में पूछेगा तो बता दोगे राजनांदगांव बना है। 1906 में पूछोगे तो बता दो क्या बना है, दुर्ग बना है। 48 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो यहाँ पर राजा महाराजा को सबको तोड़ मरोड़ के क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ भारत संघ में शामिल कर दिए। तो ये 3 ठो बन गया था, सरगुजा, रायगढ़ और यहाँ पर बस्तर। याद हो जाता है, लेकिन वो याद नहीं होता है, उसको वैसे ही याद रखोगे। इसमें ध्यान में रखना कि यहाँ पर कोंडागांव नहीं रहेगा, है ना। कोंडागांव छोड़कर बाकी काका वाले को सबको ले लेना है। दंतेवाड़ा को लेना है, महासमुंद को लेना है, मुंगेली को नहीं लेना है ना। माँ से मुंगेली को भी नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर धमतरी रहेगा और यहाँ पर जांजगीर चांपा और जसपुर है। चलो हो गया ना। अब देखो, हाँ हमारा छत्तीसगढ़ अलग कब होगा? 2000, मतलब सन 2000 में, है ना। 1 नवंबर सन 2000 में, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से क्या हो जाएगा? अलग होगा। अब ये जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का 30 दशमलव, देखो 4 7 कितना है, कितना प्रतिशत हिस्सा लेके अलग होगा? हाँ, मध्य प्रदेश का 30.47% हिस्सा को लेकर के हमारा छत्तीसगढ़ अलग होता है ना। इसका मतलब ये है, जैसे कि मान चलो ये मध्य प्रदेश, इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश का लगभग 30% हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ है, इस प्रकार से, ठीक। पूरे मध्य प्रदेश का लगभग 30% हिस्सा को हम अलग करके हमारा छत्तीसगढ़ बना लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना इसको। तो कब हुआ है ये भी ध्यान में रखना, 1 नवंबर सन 2000 को। दूसरा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, उसको भी देख लेना, है ना, उसी के तहत हुआ है अलग। तो सन 2000 में तो ये हो गया। अब देखोगे 2007 में, 2007 में 2 ठो जिले और बनते हैं। कौन कौन सा बनता है? हाँ, एक नारायणपुर बन जाएगा और दूसरा और कौन बन जाता है? बीजापुर बन जाएगा। अभी हमारे पास जिलों की संख्या कितनी है? 16 था, है ना। ये कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा नंबर का? नारायणपुर कौन सा नंबर का हो जाएगा? 17वें नंबर का। 18वें नंबर का कौन हो जाएगा? बीजापुर। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना हो गया जिलों की संख्या? टोटल 18 अभी हो चुका है, ठीक है, सन 2000 तक। अब फिर क्या होता है 2012 में, और क्या करते हैं, 9 जिलों को फिर क्या करेंगे, फॉर्मेशन होगा, 9 जिले फिर से गठन होगा। और फिर ये 9 जिला कौन सा है? तो इनको भी याद रखने का कुछ ट्रिक है। ठीक है, यहां पर याद रखना, मूंग को सुबह सुखा से है, ठीक है। क्या है? मूंग जानते हैं ना, मूंग दाल भिगाते हैं। अब गीला हो गया तो सुबह सुखाना है उसको, ठीक है। तो मूंग को सुबह सुखा, हा से कुछ रहेगा क्या? हा से रहेगा? नहीं रहेगा। मुंह से क्या रहेगा? ग से क्या रहेगा? कोंडागांव। ठीक है, ये कोंडागांव ही नहीं बना था, बाकी सब हो चुका था। कोंडागांव। और सु से क्या रहेगा? हाँ, एक तो सुकमा रहेगा और एक क्या रहेगा? सूरजपुर रहेगा। और ब से क्या रहेगा?
बस 4 नाम आएगा ना। देखो क्या क्या है, बस बताओ, है ना, ऊपर से बताते जाओ। बलरामपुर, फिर बलौदा बाजार, और बालोद, और एक और होगा, बेमेतरा है क्या? बेमेतरा। ऐसे ये 4 जिले कब बने? 2012 में। तो 2012 और 2009 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2000 सॉरी 2009 नहीं, क्या 2000 सॉरी 1998, 1998 में 9 और 2012 में 9। 1998 वाले में क्या था? जज का दम था। और इसमें क्या है? मूंग को सुबह सूखा। ठीक, 2012 तक ये हुआ। अब क्या होगा सीधा 2012 के बाद? 2020। तो अब ये 2020 में क्या बन गया? गौरेला डम्बरवाही। बिलासपुर का कुछ हिस्सा को काट करके यहाँ पर देखोगे, है ना, बिलासपुर का कुछ हिस्सा को काट के क्या बना दिया? गौरेला डम्बरवाही बना दिया, है ना। तो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, मैप में लिख लेना, यहाँ पर लिखाऊंगा उसको। गौरेला डम्बरवाही जो है ये कब बना है? 10 फरवरी। ठीक है, 10 फरवरी 1900 सॉरी 10 फरवरी 2020। 10 फरवरी 2020 को क्या बन गया? गौरेला पेंड्रा मरवाही। इसके बाद अगला डेट क्या है? 2022, है ना। 2022 में कितने जिले बने हैं? अच्छा, अभी यहाँ तक 2012 तक कितना हुआ था? 2012 तक कितना हुआ था? 27 हुए, है ना। और ये कौन सा नंबर का है? 28वां नंबर का है, ठीक है। और इधर बाकी बढ़ेगा। अच्छा, इसी बीच में आप देखो, आ, ये फ्रंट पेज में यहाँ पर देखोगे आप, ये तो बस्तर संभाग हम लोग 1981 में बना चुके थे, है ना। बस्तर संभाग 1981 में बन चुका है। उससे पहले 62 में रायपुर संभाग, फिर बिलासपुर 56 में, 81 में क्या बस्तर बना। 2008 में क्या बना है? सरगुजा संभाग। ठीक, उसको नहीं बताया था, 2008 में बना। और दुर्ग संभाग कब बन गया? 2013 में। ठीक है, तो ये दोनों को भी ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पर 1922 में सॉरी 2022 में 5 जिले यहाँ पर बन रहे हैं। अब 5 जो जिले बने हैं, 5वां जिला में मतलब 5 जिले में, जैसे कि पहला जिला जो बनेगा वो कौन से क्रम का रहेगा? 29वें क्रम का। इस नंबर का होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर गौरला पंडा मरवाही कौन से क्रम का है? 28वां क्रम का है। 29वां क्रम का कौन सा बनेगा? अब यहाँ पर जो बनेगा उसको आपको याद रखने के लिए ऐसे याद रखना। मोसा खाए मांस। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। मो से क्या रहेगा? मोहला मानपुर। क्या रहेगा? मोहला मानपुर। ये जो छत्तीसगढ़ में ये वाला राजनांदगांव वाला हिस्सा है ना, इसी राजनांदगांव के हिस्से के नीचे वाले हिस्से को मोहला मानपुर बना दिया गया, है ना। और ऊपर वाले हिस्से क्या बना दिए गए हैं? खैरागढ़ छुई खदन गंडई। तो यहाँ पर जो मोहला मानपुर है ये है, और यहाँ पर खैरागढ़ छुई खदान गंडई ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो 29वें क्रम का कौन सा बन गया? हाँ, ये 29वें क्रम का मोहला मानपुर। और यहाँ पर सा से क्या है? सारंगढ़। कौन से क्रम का बनेगा ये? 30वें क्रम का, है ना। 31वें क्रम का कौन सा बनेगा? खैरागढ़ बनेगा, है ना। ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई है। ये सारंगढ़ कहाँ है? यहाँ पर है। इस प्रकार से सारंगढ़, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़।
खैरागढ़ कौन सा क्रम का? 31वें। और ये MA लिखा हुआ है, मतलब कि मनेन्द्रगढ़, ये कौन सा क्रम का? 32वें क्रम का। और यहाँ पर ये शक्ति कौन सा क्रम का? ये मोहला मानपुर, और ये सारंगगढ़, फिर यहाँ पर खैरागढ़, फिर यहाँ पर क्या है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, फिर यहाँ पर क्या है? शक्ति है। ठीक है, यहाँ पर शक्ति है इस प्रकार से, ये शक्ति है, यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ है, ऐसे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी MCB जिला, MCB। तो मोहला मानपुर ये बना है 2 सितंबर को। ठीक, सारंगगढ़ ये भी बना है कब? 2 सितंबर को। खैरागढ़ ये बना है 3 सितंबर को। मनेन्द्रगढ़ ये बना है 9 सितंबर को। शक्ति ये बना है कब? 9 सितंबर को 2022। सर 2008 में कौन सा डिवीजन बना था? हाँ, क्या बोले? 2008 में कौन सा डिवीजन बना था? नहीं, 2008 में आपका जिला नहीं बना है ना, संभाग बना है, सरगुजा संभाग बना है, सरगुजा डिवीजन बना है ना। एट में कुछ नहीं बना है, ध्यान में रखेंगे, जिला में कुछ नहीं बना है ना, सरगुजा संभाग बना था। 7 में नारायणपुर बना था, नारायणपुर और बीजापुर बना था। 12 में क्या बन गया? 9 जिले बन गए, मूंग को सुबह सूखा। इसके बाद सीधा कब बन रहा है? हाँ, 2020 में, 10 फरवरी 2020 में क्या बन रहा है? गौरेला पिंडा मरवाही। कौन सा क्रम का बना ये? 28वें क्रम का बना। फिर 2022 में सीधा क्या बनता है? 5 को। ठीक है, मौसा खाए मास, है ना, मौसा खाए मास में ऐसे मौ से क्या रहेगा? मोहला मानपुर। ठीक है, जाके मत बोल देना घर में ऐसे पढ़ाते हैं सर बोल के। ठीक है, मौ से क्या है? मोहला मानपुर। सा से क्या है? सारंगगढ़। खाए से क्या है? खैरागढ़। इसे क्या है? MCB। और ये शक्ति। ठीक है, मतलब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये वाला 29वें क्रम का, इसके बाद ये वाला कौन सा है? सारंगगढ़। ठीक है, 30वें क्रम का। और ये खाए क्या है? 31वें क्रम का। और ये 32वें क्रम का। और यहाँ पर शक्ति 33वें क्रम का। ठीक है, यहाँ पर इसका क्रम भी याद रखना है, सीक्वेंस भी याद रखना है, इसके अलावा कब बना है उसको भी याद रखना है। ये दोनों कब बन गए? 2 सितंबर को। बीच वाला कब बना? 3 सितंबर को। और दोनों कब बना? 9 सितंबर को। ठीक, चलो ये कंप्लीट हो गया आपका। 33 जिले बन गए और 5 संभाग बन गए। ठीक है, कब कब बना है उसको अच्छे से याद रख लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नोट्स में ये डेट लिखा हुआ है, ये डेट में लिख लेना। ठीक है, कौन कौन सा कब कब बना है उसको, और जिसमें अंडरलाइन है समझ जाना वो क्या है? संभाग है। सर दुर्ग डिवीजन कब बना था? 2013। आप लोगों को नोट्स अभी नहीं मिला है ना, वो ग्रुप में अपलोड किया जाएगा ना, तब वो मिल जाएगा ना, तो उसमें देख लेना। फिर जो संभाग है ना, संभाग वाले में अपन क्या देखे हैं? देखो, एक 1862 में कौन सा संभाग बना? रायपुर। उसके बाद हाँ 1956 क्या बना? बिलासपुर संभाग बना। उसके बाद 1981 में क्या बना है? बस्तर बना है। फिर 2008 में सरगुजा संभाग बना है। फिर 2013, एक मिनट, 2008 है ये।
ठीक है, ये सब संभाग है ना, डिवीजन है ये। चलो, जो नोट्स मिलेगा उसमें एक बार और देख लेना आप लोग, ऑनलाइन वाले। अब अगले क्लास में इसका क्वेश्चन लिख करके लाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड, क्वेश्चन को कम से कम 20-25 ठो लिख करके लाएंगे, ठीक। और वो पर्वत पहाड़ वाला भी, पर्वत पहाड़ 50 ठो लिख के लाना है, ठीक है। बहुत नहीं 50% लिख के लाना है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें आता है। चलो ठीक है फिर।